नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं चंबल के डकैतों के बारे में। साथ ही बताऊंगा कौन सा डकैत कब से कब तक बीहड़ में सक्रिय रहा। जब कभी हमारे जहन में डकैत शब्द आता है तो चंबल की डाकुओं की लंबी फहरिस्त तैरने लगती है। चंबल घाटी के अंधेरे बीहड़ एक जमाने में डकैतों के घर हुआ करते थे, जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार करते थे। चंबल नदी का क्षेत्र डकैतों के मामले में सबसे ऊपर रहा है। इस नदी घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया। ये लोकप्रिय भी होते थे और कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति, समूहों और क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चंबल के उन डकैतों के बारे में जिनसे पूरा बीहड़ कांपता था। तो पहला नाम आता है मानसिंह। डकैत मानसिंह भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद सक्रिय था। साल 1935 से 1955 के बीच मानसिंह ने 1112 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। उसने 182 हत्याएं की थीं, जिनमें 132 पुलिस अधिकारी शामिल थे। राठौड़ राजपूत के घराने से संबंध रखने वाले मानसिंह ने अपने पुत्रों, भाई और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर एक छत्र राज किया। मानसिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिन हुड सरीकी थी, जो अमीरों को पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। साल 1955 में सेना के जवानों ने मानसिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के खीरा राठौड़ इलाके में मानसिंह का एक मंदिर भी है, जहां उसकी पूजा होती है। तो इसके बाद नाम आता है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर पर कुछ वर्ष पहले एक फिल्म भी बन चुकी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की एक कहानी जुड़ी हुई है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाद में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उनका झुकाव खेलों में हुआ। उन्होंने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया था। मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 3000 मीटर की बाधा दौड़ को 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर ने अपने नाम किया था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब तोमर अपने गांव पहुंचे तो उनका विवाद गांव के एक दबंग बाबू सिंह के साथ हो गया। बाबू सिंह ने तोमर की 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की थी। इसके बाद तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारे गए। इसके बाद नाम आता है फूलन देवी। भारतीय डकैतों की लिस्ट फूलन देवी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। फूलन का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसकी शादी उससे 12 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ करा दी गई। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई। बाद में सास ससुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि वो अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन जब अपने ससुराल गई तो उसके साथ सास ससुर की और पति के साथ उसकी झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से साफ इंकार कर दिया और एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फूलन डकैतों के एक गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू से घायल कर दिया। फूलन के गिरोह का सामना जब तक ठाकरों के गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला उसने एक रात 12 ठाकरों की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1983 में फूलन ने समर्पण कर दिया और वर्ष 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई और साल 2001 की 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नाम आता है जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह के साथ जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने एक अपना अलग गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबिरी का काम किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान ने जब इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का बहुत ही करीबी था और उसने पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और बीहड़ का रास्ता अपनाया और खुद को बागी घोषित कर दिया। साल 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान सिंह
और उसके गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन भी दे दी ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। साल 2014 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया था कि वह कांग्रेस के राज्य में डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। अगला नाम रामबाबू और दयाराम गडरिया। रामबाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके गिरोह को T1 यानी टारगेट 1 का नाम दिया था। यह गिरोह इस सफाई के साथ काम करता था कि पुलिस को यह तक पता नहीं चल पाता था कि इसके आखिर कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि साल 1997 और 98 में रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया था। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और अपने भतीजों रामबाबू, दयाराम, विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था। साल 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने से रघुवीर मारा गया। उसके बाद साथ में मारे जाने वाले 3 अन्य सदस्य भी थे। साल 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग 2001 में एक जेल से दूसरे जेल ले जाते वक्त पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। साल 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई और साल 2007 में रामबाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इसके बाद नाम आता है सुल्ताना डाकू। उत्तर प्रदेश के जिलों में सुल्ताना डाकू की कथा एक कितबंदी सरीखी है। साल 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश के प्रांत में सुल्ताना डाकू का खौफ था। सुल्ताना का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और सुल्ताना के पास एक चेतक नाम का घोड़ा भी था। सुल्ताना डाकू के बारे में कई चर्चित किस्से और कहानियां हैं। उनमें से एक है कि एक अंग्रेज युवती सुल्ताना के प्रेम पास में फंस गई थी। अन्य कथा के मुताबिक सुल्ताना ने एक प्रेम कुंवर नामक युवती का अपहरण किया था जो बाद में पुतलीबाई बन गई और उसके गिरोह का कामकाज आगे बढ़ाया। माना जाता है कि सुल्ताना डाकू अंग्रेजों के खिलाफ था, जबकि उससे स्थानीय लोग प्यार करते थे। उसके बारे में चर्चित कथाएं और कहानियां बहुत सारी हैं। एक चर्चित कथा है कि वह ब्रिटिश राज के में ट्रेनों को लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। बाद में उसे पकड़ लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। फ्रेंडी यंग नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने सुल्ताना को क्षमादान दिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका और सुल्ताना डाकू को साल 1924 की 7 जुलाई को फांसी दे दी गई। इसके बाद नाम आता है निर्भय सिंह गुज्जर। चंबल के इलाके के करीब 40 गांवों में निर्भय सिंह गुज्जर ने एक समांतर सरकार बना रखी थी। उसके सिर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। बस 2005 के 8 नवंबर को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गुज्जर की मौत हो गई। निर्भय सिंह गुज्जर को न केवल कई आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, बल्कि उसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां थीं। इन 10 सुंदरियों में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सला जाटव और नीलम प्रमुख थीं। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में वे उनके गिरोह की सदस्य बन गईं। निर्भय सिंह गुज्जर की मौत के बाद सला जाटव ने इस गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। निर्भय सिंह गुज्जर ने 4 शादियां की थी। चौंकाने वाली बात यह कि निर्भय ने मुरैना जिले के प्राची बटेश्वर मंदिर की खनन माफिया से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद नाम आता है ददुआ। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ चंबल के क्षेत्र में आतंक का पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के 1 घंटे के बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद ददुआ राजा रंगोली के गिरोह से जुड़ गया था। वहां उसने गया कुर्मी से आपराधिक गतिविधियां सीखी। राजा के गिरोह के कई सदस्य एक के बाद एक ढेर हो रहे थे। तभी ददुआ ने अपना एक अलग गिरोह बनाया था और उसे कुर्मी समुदाय की सहानुभूति प्राप्त थी। साल 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने अन्य लोगों को भी निर्ममता से हत्या कर दी। प्रशासन द्वारा बढ़ती दंबिश को देख ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद नाम आता है अनीसा बेगम। अनीसा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह कोई हथियार आसानी से भी चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था, बल्कि वह राइफल, छुरी और चाकू से भी हमला करना जानती थी। अनीसा का जन्म जालौन जिले के रामपुरा गांव में हुआ था। उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है कि वह डकैत कैसे बन गई, लेकिन यह पता है कि वह सलीम गुर्जर के गिरोह की एक प्रतिष्ठित सदस्य थी। तो दोस्तों, ये थे चंबल के खूंखार डकैत जिनसे पूरा बिहार कांपता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।